नमस्कार, बॉडी एंड माइंड में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम सुनकर ही लोग एक दहशत में आ जाते हैं, डर जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कैंसर की, और क्यों ना डरें। दुनिया भर में माना जाता है कि ये दूसरा बड़ा सबसे कॉज है जो डेथ्स होती है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हर साल इसकी वजह से अपनी जान खोते हैं। पर मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है अर्ली डिटेक्शन जो हम सुनते हैं, अगर वो हो जाए तो इलाज हो जाता है। और एक और बात सामने आ रही है कि 40% ये डेथ्स रोकी जा सकती है अगर लाइफस्टाइल चेंजेस की जाए, उसमें फ़र्क लाया जाए, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, फिजिकल एक्टिविटीज़, इन सब की बात लेकर। तो यही आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या है कैंसर, इससे किस तरह से लड़ाई की जा सकती है और जीती जा सकती है। इसके लिए आज हमारे पास एक बहुत ही यंग और डायनामिक, कहना चाहिए कि बहुत ही छोटी उम्र में बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस लेके, क्वालिफिकेशंस लेकर डॉक्टर पुष्पक चिरमड़े जो MGM नवी मुंबई हॉस्पिटल से हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, और आसान लफ्ज़ों में कहें तो कैंसर के सुपर स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत बॉडी एंड माइंड में आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जो सुपर स्पेशलिस्ट कह रहा हूँ कैंसर के, ये एडल्ट और पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के हैं, और एक लंबी फहरिस्त है इनकी जो इन्होंने डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन किया है ऑन्कोलॉजी एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजी, यानी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स का है। और वो भी इन्होंने एशिया की जो एमिनेंट BJ मेडिकल कॉलेज एंड अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ से किया है। इन्हें प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ एस्मो सर्टिफाइड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी मिला है यूरोपियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी से। फ्यू ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जिनमें ये हैं, बहुत गिने चुने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जिनमें एडवांस सर्टिफिकेशन इन मॉलिकुलर ऑन्कोलॉजी प्रोग्राम मिला है सिडनी केवल कैंसर इंस्टीट्यूट USA से। ये सर्टिफाइड एक्सपर्ट है इम्यूनो ऑन्कोलॉजी एंड प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से, और ऑब्वियसली गोल्ड मेडलिस्ट है MD इन इंटरनल मेडिसिन फाइनल्स, MBBS इन्होंने LTMMC और LTMGH साइन हॉस्पिटल से किया है। यानी कुल मिलाकर एक्सपर्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ हेमेटोलॉजी और ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से, और स्पेशलिस्ट है कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। यानी हम सब बहुत सेफ हैंड्स में आज हैं। डॉक्टर साहब, फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि कैंसर नाम सुनते ही एक डर महसूस होता है कि भाई ये क्या है। तो सबसे बेसिक से शुरुआत करेंगे कि कैंसर क्या है असल में। ओके, सो ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड मोस्ट ऑफ माय पेशेंट्स जो है वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये एग्जैक्टली होता क्या है जी। सो अपने बॉडी में जैसे हम लोग बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, तो एक वेरी कंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है। सेल्स मतलब जो पेशी होती है वो एक कंट्रोल्ड वे में डिवाइड होती है, मल्टीप्लाई होती है, एंड जैसे उनका एक सही रचनात्मक जो डेवलपमेंट है वो होता रहता है जी। नाउ इफ दिस कंट्रोल इज लॉस्ट, जिसको बोलते हैं अनियंत्रित पेशियों की बढ़त। ओके। तो अगर ये ऐसे हो जाता है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक जमावठा हो जाता है, गांठ बन जाती है, एंड दिस इज नोन एज अ कैंसरस और अ ट्यूमरस ग्रोथ जी। तो अगर सिंपल शब्दों में हम लोग बोले तो अनियंत्रित पेशियों का विभाजन होके जो गठान या ट्यूमर बनता है, इसको सिंपल लैंग्वेज में कैंसर बोलते हैं। बट कैंसर इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, सो इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ट्यूमर या कैंसर का हम समावेश करते हैं। और जो सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन इज, तो जिस ऑर्गन से या जिस अवयव से कैंसर या ट्यूमर ग्रोथ हो रहा है उसको उसका नाम दिया गया है। जैसे ब्रेस्ट से आया या स्तन से आया तो स्तनों का कर्करोग, फेफड़ों से आया तो फेफड़ों का कर्करोग, तो स्टमक से आया तो स्टमक कैंसर। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासिफाइंग ट्यूमर्स। ये जो आप बात कर रहे हैं ट्यूमर की, कि अक्सर लोग यही बात कर रहे हैं ट्यूमर दिखता है और भाई कैंसर हो गया, पर क्या हर किस्म का ट्यूमर कैंसर होता है? क्योंकि इसमें बिनाइन, मैलिग्नेंट, ये सब भी बात होती है। सो इसीलिए मैंने कहा कि कैंसर इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। सो द ब्रॉड डेफिनेशन या फिर
एनकम्पासिंग डेफिनेशन हम लोग बोले तो अनियंत्रित पेशियों का विभाजन, जी ठीक है। बट लाइक यू सेड कि कुछ होते हैं वो सिंपल टाइप के होते हैं जिनमें स्प्रेड होने की क्षमता नहीं होती, जी और कुछ होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं जिसको हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बोलते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, वन इज बिनाइन जी जो स्लो ग्रोइंग है, इंडोलेंट है, बोल सकते हैं कि अच्छे बच्चे हैं, ओके और जो है वो लास्ट बेंच वाले बच्चे हैं जो ओके हमेशा कुछ ट्रबल कर सकते हैं, विच आर नोन एज मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। राइट तो भी समझो एग्जाम्पल देना है चाहे हम लोग तो चर्बी की जो गांठ होती है जिसको बोलते हैं लाइपोमा, ओके तो बहुत सारे ऑलमोस्ट 8-10 में से 8 लोगों में ये लाइपोमा हो सकता है मेल्स। अच्छा अच्छा तो ये लाइपोमा, तो ये हो गया एक बिनाइन ट्यूमर। बट अगर हम लोग ब्रेस्ट कैंसर की बात करें जो लेडीज में या कोई भारतवर्ष में जो नंबर 1 कैंसर है, Okay. एंड जो अक्टूबर महीना अभी हम लोग का चल रहा है, तो दिस इज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। अवेयरनेस इसका अवेयरनेस करने की जरूरत क्यों है? बिकॉज दिस इज अ टॉप मोस्ट कैंसर विच इज अफेक्टिंग द एंटायर इंडियन पॉपुलेशन। ओके, और ये बहुत तो- बड़ी बात है कि ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में महिलाओं में नंबर आप 1। पूरा कैंसर जितना भी है, ओके ठीक है, मेल्स फीमेल्स को इंक्लूड करके अगर नंबर्स आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ जी। कि सबसे ऊपर कौन सा, तो इट विल बी ब्रेस्ट कैंसर, ओके देन इट वुड बी लंग कैंसर। अच्छा। इफ यू से कि महिलाओं में कौन सा सबसे ज्यादा है, तो ब्रेस्ट ऑब्वियसली, हाँ। और पुरुषों में अगर हम लोग देखें तो लंग लंग कैंसर, का है। फेफड़ों का, और फिर ओरल कैविटी, बिकॉज इट इज हाँ। तंबाकू से रिलेटेड जी, कैंसर है जी। इसीलिए। तो बेसिकली अवेयरनेस की एक बड़ी बात इसमें आ रही है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर वगैरह है कि हमारे देश में महिलाएं थोड़ी सी ज़्यादा टेस्टिंग वगैरह इन सब से दूर रहती हैं, प्लस ओवरऑल इलाज से भी दूर रहती हैं। Correct. तो जैसे आपने कहा कि ये अवेयरनेस मंथ है दुनिया में, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत आपको ये लग रही है। यस, सो आपने बहुत सही कहा। इनिशियल जब आपने ये लेक्चर शुरू किया तो तभी आपने कहा अर्ली डिटेक्शन इज द की, जी ठीक है। जी सो ये अर्ली डिटेक्शन क्यों ज़रूरी है? बिकॉज जितना बीमारी को हम लोग अर्ली डिटेक्ट करेंगे तो उतना कम वक्त होगा ट्रीटमेंट का, और उसमें खर्चा भी कम आएगा। बिल्कुल सो अगर मैं 100 पेशेंट्स को अर्ली डिटेक्ट करता हूँ तो दे विल रीच एंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड हैव बेटर आउटकम्स दैन अ ट्यूमर विच इज लेट डिटेक्टेड, Right, ठीक है। right. सो अर्ली डिटेक्शन इज की, बट अर्ली डिटेक्ट कब होगा? नाउ देयर इज अ वेरी गुड प्रोवर्ब इन इंग्लिश, योर माइंड और योर आईज सी ओनली व्हाट योर माइंड नोज। ट्रू समझ गए? तो अगर हमको पता ही नहीं है ये क्या है, जी, तो हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और अर्ली डिटेक्ट कैसे करेंगे? ये बहुत क्रूशियल हो जाता है, Correct. क्योंकि मुझे समझ में कैसे आए कि भाई मुझे ये पॉसिबली Absolutely. कैंसर है। सो उसी एरिया को कवर करने के लिए हम लोग बोलते हैं कैंसर जी। अवेयरनेस। सो यू शुड योरसेल्फ अंडरस्टैंड दैट ये जो कुछ चीज़ या फिर ये जो गांठ है ये नॉर्मल गांठ ना होके ये कैंसर की गांठ हो सकती है। Right. और जब ये समझ अंदर से आएगी तभी वो जो व्यक्ति है वो डॉक्टर के पास जाएगा दिखाने के लिए। जी और हम लोग जब हमारी प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे बड़ा हर्डल हमको यही होता है कि एक तो पेशेंट जब आते हैं तब लेट इसमें आते हैं, तो हमारे ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते जी। हैं टू ट्रीट एंड क्योर द पेशेंट। जी एंड सेकंड इज कि एक सोशल स्टिग्मा जो हम लोग बोलते हैं जी। कि जो खुल के बात सामने डॉक्टर को बतानी चाहिए वो हिचकिचाते हुए लेडीज बताते हैं, स्पेशली सही ब्रेस्ट बात, के लिए है बिल्कुल। तो वो एक घबराहट होती है कि अगर ये डिटेक्ट हो गया तो क्या नतीजा होगा, Right. कितना खर्चा Right. होगा। ये एक बहुत इंडियन सोसाइटी में एक ये है। एंड सेकंड इज आल्सो द लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट जी इन टर्म्स जी। की थोड़ा अभी भी ऐसे देखा जाता है रूरल एरियाज में और लेडीज कमिंग फ्रॉम द रूरल एरियाज कि उतना मे बी उनके प्रॉब्लम्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। बट अब नाउ दिस इज चेंजिंग, द जी। मेल्स और द पुरुष वर्ग जो है वो ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं जी। कि नहीं इसको हम लोग को डेफिनेटली चाहिए। इंपॉर्टेंस दे के ये करना जी। है। दैट इज द नीड ऑफ द आवर। सो आई वुड लाइक अर्ज टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल एवरीबडी कि कोई भी आपको प्रॉब्लम है, जैसे कोई लंप है, गांठ है, या फिर कहीं से रक्तस्राव हो रहा है, या आपको खांसी आ रही है, आपको चेस्ट पेन हो रहा है, और ये अगर 4 हफ्तों से ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, सो द ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स आर मोर देन 4 वीक्स, Okay, देन बहुत important बात है। डेफिनेटली शो योर डॉक्टर। ओके क्योंकि क्या है कि कैंसर जो बीमारी है ऐसी नहीं है कि वो आएगी और चली जाएगी, 3 जी। दिन में आपको ठीक लग जाएगी। बिल्कुल सो परसिस्टेंस ऑफ सिम्टम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द की। सो इफ यू हैव जैसे चेस्ट पेन हो रहा है बट मुझे 1 महीने से हो रहा है, ओके ठीक है, तो मुझे डाउट आना चाहिए। इवन
जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स हम लोग उनको सिखाने जाते हैं या उनके अवेयरनेस लेक्चर्स लेते हैं, जी। उनको भी हम लोग यही बोलते हैं कि नॉर्मली पुराने ज़माने में कंटिन्यूस खांसी हाँ। को टीबी माना जाता था, जी बट अभी बिकॉज ऑफ आवर एफर्ट्स, वैक्सीनेशन एंड एवरीथिंग, टीबी इज गोइंग डाउन, जी बट नाउ कंटिन्यूस कफ more or less 7 out of 10 times will turn out to be a cancer. ओके। So that is how things are changing. डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि बहुत टाइप के कैंसर हैं, हम मेन तो बात करते हैं 200-250 टाइप के कैंसर्स हैं। Correct. तो ऐसे में आदमी को कैसे समझ में आए, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं कि खांसी, Correct. कफ, ये पोल्यूटेड एरियाज में रहते हैं तो लोगों को नॉर्मली रहता भी है। Correct. तो फिर मुझे कैसे शक आए कि भाई ये पॉसिबिलिटी है? So yes, वही मैंने बोला कि ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत सारे वक्त हम लोग इग्नोर करते हैं कि दीज माइट बी नॉर्मल सिम्टम, बिकॉज जी। ये बीमारी लेट क्यों डिटेक्ट होती है। तो इसका हम लोग अगर सिंपल थॉट एक्सपेरिमेंट करें, जी। तो अगर मुझे खांसी आ रहा है तो मैं कफ सिरप ले लूंगा, हाँ। ठीक है, ये तो ओवर द काउंटर डायरेक्ट फार्मेसी में से ही मिल जाता है, मिल डॉक्टर जाता को है। दिखाते नहीं है। सही बात। 7-8 दिन मैंने खाया, थोड़ा रिलैक्स हुआ, फिर वापस शुरू हो गया, ठीक है। बट द की इज 4 वीक्स। ओके। अगर द कफ इज परसिस्टिंग फॉर 4 वीक्स, OTC जो बोलते हैं, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, बंद कर टेक, दीजिए। गो एंड कंसल्ट अ गुड डॉक्टर नियर यू। ओके। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि जो भी है उसका इट मे नॉट नेसेसरीली बी कैंसर। जी। सो आई एम नॉट जी। सेइंग कि 4 हाँ। वीक्स से ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है कि कैंसर 100% वही है। नहीं, इट इज अ कट ऑफ टू शो योर डॉक्टर इमीडिएटली जी। एंड डू द नेसेसरी टेस्ट, ठीक है। बहुत सारे वक्त हम लोग टेस्ट नहीं करते, एक्सरे करना होता है पर भी सही। टाला जाता है या जी। फिर वक्त नहीं मिलता। बट टेक आउट दैट टाइम फॉर योरसेल्फ, गेट योरसेल्फ इवैल्यूएटेड, बिकॉज इन द लॉन्ग रन दैट इज ओनली दैट इज गोइंग टू सेव यू। दैट इज द अर्ली डिटेक्शन की जो हेल्थ चेकअप बोलते हैं कि ईयरली, जैसे ब्रेस्ट कैंसर का, तो जी। ब्रेस्ट कैंसर में मैमोग्राफी, हाँ। जैसे स्तनों का एक स्पेशल एक्सरे होता है, जी। तो उसको एज पर गाइडलाइंस 50 इयर्स के बाद हर स्त्री ने मैमोग्राफी का टेस्ट साल में एक बार करना है, ओके। ठीक है। सो दिस हैज टू बी डन, बट आई वुड बी वेरी open to say, but close relatives of us also don't follow this, Which is sad. So what we need to percolate in the minds of people is that this test is not, बहुत बार ऐसा होता है कि टेस्ट जब करते हैं और वो नॉर्मल आती है, जी। तो ऐसा एक ओपिनियन आ जाता है, अरे डॉक्टर ने टेस्ट फिजूल में बता दिया तो पैसे नॉर्मल खर्चे आता करते है, होंगे। सही ऐसे। बात है। तो वो उसका इंटेंशन वो नहीं है। उसका इंटेंशन है कि अगर मैं 100 लोगों में टेस्ट करवाऊँ तो जो 1 या 2 है जिनमें ये प्रोसेस शुरू हुई है, उसको मैं स्टेज 1 या अर्ली वहीं पे स्टेज में पकड़ लूंगा लूँ, उसको। और उसको फिर क्या है कि आपको सिर्फ उसको ऑपरेट करके निकाल देना है, वॉट एवर द जी। नेसेसरी ट्रीटमेंट इज, जी। इट विल बी अ शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, इट विल बी लेस कॉस्टली एंड द आउटकम्स विल आल्सो बी बेटर। बिल्कुल। इसमें मुझे बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि अगर मुझे लग रहा है सिम्टम्स हैं, चलिए मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। अभी एक मैमोग्राफी का तो आपने बता दिया कि एक टेस्ट है, Correct. बट ओवरऑल ये जो कैंसर है, कहाँ है, क्या है, किस टाइप का कैंसर है, इसके लिए कोई टेस्ट है और किस तरह, क्योंकि बायोप्सी वगैरह भी हम सुनते हैं अक्सर। करेक्ट। सो देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट, सो आई विल क्लासिफाई देम एज, वन आर स्क्रीनिंग टेस्ट, जो जिनमें कैंसर का कोई भी डायग्नोसिस नहीं है। आप Okay. और मेरे जैसे जो इंडिविजुअल्स जी। एकदम हेल्दी है, जी। कोई तकलीफ नहीं है, असिम्टोमेटिक है, जिनको कोई Okay. तकलीफ ही नहीं है, जी। उनमें मैं टेस्ट करूँ टू नो समथिंग दैट इज नॉट पिक्ड अप बाय us also in Okay. terms of symptoms, जी। ठीक है। सो इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। अभी मैं एग्जांपल दूं तो मैमोग्राफी जैसे हमने बोला इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट, ओके। ओके। सेकंड, जो अगर हम लोग 90s का एरा देखें ना, 95 से 2005 जी। तक, तो ब्रेस्ट कैंसर से ऊपर भी एक कैंसर था इंडिया में, इन फीमेल्स द टॉप मोस्ट कैंसर वाज सर्वाइकल कैंसर। जी। सो गर्भाशय के मुख का जो कर्करोग बोलते हाँ। हैं वो, and that was because of many reasons, unsafe sexual practices, viral infections and everything. So उस कैंसर को स्क्रीन करने के लिए एक सिंपल टेस्ट होती है, पैप स्मीयर बोल के, जी। ठीक है, जो नॉर्मली हेल्थ चेकअप्स में होती है, ठीक है, और ये 3 साल में एक बार ही करवानी है। अच्छा। वो कब से स्टार्ट करना है, तो गाइडलाइंस के हिसाब से 25 या whenever you become sexually active वहाँ से आपको करना है, बट नॉर्मली 30 के ऊपर करेंगे तो भी चलता है, Okay. ठीक है। सो you do it once in 3 years,
एंड उसमें हमको अर्ली डिटेक्शन मिल जाता है। ओके सो वी कैन पिक अप द सेल्स विच आर बिकमिंग अनरेगुलेटेड इन स्टेज 0। ओके तो उसमें आपको सिंपल एक कोनाइजेशन या छोटा मोटा प्रोसीजर करके यू कैन गेट रिड ऑफ इट एंड यू आर लाइक यू प्रिवेंट इट फ्रॉम डेवलपिंग। जी ठीक है। दूसरा अभी अगर हम लोग देखें तो प्रोस्टेट कैंसर है, तो उसमें PSA लेवल करवाना, वो एक प्रकार का स्क्रीनिंग हुआ। उसका फायदा कितना होता है, देयर इज अ डिबेट दैट इज गोइंग ऑन, बट इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर मेल्स जिनमें कैंसर की हिस्ट्री है फैमिली में, जैसे कोलोन कैंसर या अतड़ों का कैंसर है, तो उनमें कोलोनोस्कोपी का टेस्टिंग, दैट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है। उनमें कोई कैंसर के सिम्टम्स नहीं है, बट दे आर डूइंग इट टू सी वेदर, बिकॉज दे हैव अ हायर प्रीडिस्पोजिशन कि हम लोग इसमें बचे कैसे या इसको कैसे जल्दी पकड़ लें। ठीक है। सो ये हो गए टेस्ट जिसको हम लोग बोलेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट। नाउ देन देयर इज अ सेट ऑफ टेस्ट व्हिच आर नोन एज डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। ठीक है। मतलब मुझे लंप पाल्पेट हो रहा है, नाउ आई नीड टू नो व्हाट इट इज। ठीक है। बिकॉज हमने देखा कि एक होता है बिनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। तो अभी 9 out of 10 girls would have something known as fibroadenoma, which is a breast lump, but it is of a benign type. ठीक है। तो यूजुअली जैसे जैसे उनके पीरियड शुरू होते हैं वो डेवलप होना शुरू होता है एट एज ऑफ 20-22 they will have some lump there which is easily movable. ठीक है। So this is a benign lump. But if there are some high risk features, the doctor says कि नहीं इसमें हमारा डाउट लग रहा है हमको कुछ, तो उसमें हमको बायोप्सी करनी है। So biopsy becomes a diagnostic test. अभी as a cancer specialist, what I would suggest that there are only 2 types of tests that are important. जब हम सोच रहे हैं कि कैंसर का ये बीमारी है, तो उसमें सबसे जरूरी टेस्ट क्या है कि मतलब या गांठ है, हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कैंसर, तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज द टाइप, बिनाइन, मैलिग्नेंट, या फिर उसमें भी सब टाइप्स होते हैं अभी। एंड वी हैव रीच्ड टू द मॉलिक्यूलर लेवल आल्सो, जो मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। अच्छा। तो उसमें हम लोग डीएनए लेवल पे देखते हैं कि क्या खराबी है और उसके ऊपर क्लासिफिकेशन होता है ट्यूमर्स का। तो वो हो गया टाइप ऑफ कैंसर। एंड दूसरा होता है एक्सटेंट ऑफ कैंसर। एक्सटेंट मतलब कितना स्टेज पे पहुंच गया, तो कहाँ पे स्प्रेड है, कहाँ पे नियर बाय ऑर्गन्स को स्टिक हुआ है क्या। तो जैसे अगर हम लोग देखें तो ट्रेडिशनली वी ऑलवेज नो 4 स्टेज होते हैं बाबा, 1, 2, 3, 4, एंड दैट इज स्टिल ट्रू, बट इट हैज चेंज नाउ। सो बिकॉज एडवांसेस इन मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट, तो हम लोग नॉर्मली प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए बोलते हैं अर्ली स्टेज, locally advanced stage, or advanced stage. So it's very easy and simple for the people also to grasp. So early stage is where you can operate, you can remove the tumor, and then whatever is the checking result, you can give subsequent treatment. Locally advanced मतलब तुरंत हम लोग उसको नहीं कर सकते, उसको shrink करना पड़ेगा पहले। अच्छा। तो उसको कोई दवाई देके हम लोग श्रिंक, सुनने में आता है कि पहले दवा देके उसको थोड़ा छोटा करो, ताकि आगे जाके हम लोग एक इजी ऑपरेशन कर पाए या फिर उस गार्ड को इन टोटो रिमूव कर पाए। और इफ वी आर लकी इनफ इट मे डिसॉल्व कंप्लीटली बाय द मेडिसिन इटसेल्फ। एंड देन देयर इज द एडवांस स्टेज, जो 4th स्टेज बोला जाता था ट्रेडिशनली, वेयर द डिसीज हैज ओरिजिनेटेड एट वन ऑर्गन, एक अवयव से ये शुरुआत हुई और फिर वो दूसरे ऑर्गन्स तक स्प्रेड हो चुकी है। तो जो पहले 3 स्टेज होते हैं 1, 2, 3, देयर यू कैन अचीव अ क्योर। अच्छा। मतलब उसको मोर और लेस हम फिर भी 100% एक क्योर करने की कोशिश करते हैं। जब स्टेज 4 है, जहाँ पे वो एडवांस हो गया है, देन द मोटिव इज कंट्रोल। ओके। एंड इन वेरी रेयर टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स इवन दैट वी कैन ट्राई टू क्योर। अच्छा। बट दैट हैपेंस रेयरली। सो इसमें अगर आप संक्षेप में देखें तो जितना आप अर्ली इसमें उतना आपको क्योर का चांस ज्यादा कि वही है कि आप जितनी जल्दी आते हैं। सो अवेयरनेस लीड्स टू अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन लीड्स टू स्मॉल ट्रीटमेंट और मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर मैक्सिमम गेन, दैट इज क्योर। सो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस, बिल्कुल, बिकॉज शुरुआत उसी से होती है। एंड उसी लिए हम लोग बहुत बार हर एक मंथ को, जैसे आज ये अक्टूबर है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, नवंबर आएगा लंग कैंसर अवेयरनेस। तो व्हाई डू वी ट्राई टू काइंड ऑफ प्रोपोगेट दिस इज कि पेशेंट्स या एक सामाजिक जनता जो है
ठीक है, उसमें उनको एक बेसिक आइडिया आ जाए सही ये बीमारी क्या है। वो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप कर रहे हैं कि 4 वीक्स जैसा आपने बताया है, तो आप जाके करा लीजिए, Correct. नहीं होगा कुछ, लेकिन You are ऑलवेज safe, you are बेटर at least reassured. हो जाए। आपका एक बात डॉक्टर आपने कही कि फैमिली हिस्ट्री वगैरह का, Correct. तो क्या ये हेरिडिटरी होता है? हेरिडिटरी होता है बट द परसेंटेज इज लेस। सो Okay. ओवरऑल अगर मैं देखूं, या फिर हम लोग एग्जांपल ब्रेस्ट का ही ले लेते हैं, जी तो जैसे अगर 100 ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स मैंने देखे, तो उसमें से 4 to 5% कुड बी हेरिडिटरी। ओके ओके, आई एम नॉट सेइंग विल बी हेरिडिटरी, दे कुड बी हेरिडिटरी। Okay. उसमें हम लोग काफ़ी हिस्ट्री लेते हैं जी। कि आपका फैमिली का में कैसा प्रोपोगेशन था, मतलब अगर फीमेल है तो उसके मासी, अच्छा दादी, नानी, फिर उसके बहन, ऐसे किस्में था। हाँ, okay. तो एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री। मतलब फैमिली हिस्ट्री तो हो सकती है जी, बट सिग्निफिकेंट कौन सी है, significant, ठीक है। तो उसमें होता है कि 2 फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री रिलेटिव्स को अगर सेम टाइप का ट्यूमर है या उस Okay. सेम ग्रुप का ट्यूमर है, जैसे ब्रेस्ट के साथ ओवरी का ग्रुप माना अच्छा जाता है, अच्छा तो उसमें हम लोग फिर जेनेटिक टेस्टिंग के लिए रेकमेंड करते हैं। Okay. या फिर अगर स्पेशल टाइप के ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे हमने बोला ना कि टाइप इज इम्पोर्टेंट, सो जी। टाइप में ब्रेस्ट कैंसर में अभी ट्रिपल नेगेटिव टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, ओके ठीक है। तो ये एक रिसेप्टर सब टाइप बोल सकते हैं, तो उसमें अगर है तो यस यू विल हैव टू डू सम जेनेटिक टेस्टिंग। तो यानी हम खुद भी सोच सकते हैं कि अगर हमारी फैमिली में इस तरह के केसेस हैं, Yes. तो इट्स ऑलवेज बेटर कि भाई हम अपना करा लें। नहीं, बट दिस कैसा होता है ना कि जेनेटिक टेस्टिंग इज अ पैंडोरास बॉक्स। जी कोई भी जी। किसी का भी जीन परफेक्ट नहीं है, नहीं है, सही तो है। ये जो टेस्टिंग होती है ना, ये सिर्फ पेशेंट्स में की जाती है फर्स्ट। ओके उसमें अगर पेशेंट मतलब जिसको तकलीफ या डायग्नोसिस हो रही हुआ है। है, ओके नॉर्मल आदमी ने नहीं करवाना है इसको, ओके ठीक है। बहुत मतलब देन इट कॉजेस अ लॉट ऑफ एंजाइटी एंड जी। यू डोंट नो हाउ टू इंटरप्रेट सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सो जिनको बीमारी हुई है उनमें पहले टेस्ट की जाएगी, ओके उसके बाद अगर वो पॉजिटिव आती है तो वो पर्टिकुलर टेस्ट जो पॉजिटिव आई है वही हम लोग रिलेटिव्स में करवाएंगे, अच्छा ठीक है। तो बहुत कंट्रोल्ड वे में इसको अप्रोच करना है, राइट बिकॉज नहीं ये सही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ओवरऑल जो है कि अगर फैमिली में है और आपको उस टाइप के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप यू चले शुड बी जाइए। मोर अवेयर। तो aware होना उसका जरूरी यू है। शुड हैव अ लो थ्रेशोल्ड टू डू द टेस्ट। मतलब डॉक्टर साहब एक और क्योंकि हम इंडियन कंडीशंस की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मेडिकल साइंस पे हमारे को पूरा ट्रस्ट है, सब है, और आप बता रहे हैं कि अर्ली डिटेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। एक जो और बहुत है कि हमारे यहाँ पे मेडिकल साइंस के तो इलाज है ही, लेकिन इसके अलावा हमारे पास बहुत इलाज है। करेक्ट। एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बोले, आयुर्वेद बोले, होम्योपैथ बोले, या पता नहीं बाबा लोग बोले, बहुत कुछ है। एंड हम हमारी यूट्यूब एंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी हमको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड हमने खुद देखा है कि हज़ारों लोग जाते हैं, करते हैं। क्या कुछ फ़ायदे हैं उसमें? आयुर्वेदिक है, ये है, या उससे और नुकसान हो जाता है? ओके, सो सी इंडियंस आर रूल्ड बाय बिलीफ्स, जी ठीक है। हमको जी। जिस पे बिलीफ है वी विल डू दैट, जी। ठीक है। एंड दिस इज समथिंग इज इनग्रेड, मतलब हमारे पीढ़ियों से चलता आ रहा है, सो वी कैन नॉट डिस्टर्ब दैट। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए कैसा होता है, कोई भी ट्रीटमेंट जब हम लोग एक पेशेंट के लिए, अगर मैं चूज कर रहा हूँ एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट, आई एम टेलिंग माई पेशेंट टू गो और अंडरगो दिस ट्रीटमेंट, दिस डिसीजन इज नॉट टेकन बाय मी, this is taken by a set of guidelines or rules. जी Okay, now those rules are meticulously studied throughout the world and have known to give benefit to this kind of a patient. That is why मैं ये जो मेरी पढ़ाई की है मैंने जी। उसको संक्षेप में ट्रांसलेट करके बीमारी को अंडरस्टैंड करके ये सुझाव मेरे पेशेंट को दे रहा हूँ, जी ठीक है। तो अगर कोई ट्रीटमेंट है विच इज बैक्ड बाय सॉलिड एविडेंस, जी जिसमें जैसे अगर हम लोग ब्रेस्ट कैंसर की कीमोथेरेपी कंसिडर करें जी तो उस जो ट्रायल्स है जो सपोर्ट कर रहे हैं उस पे सबके पेशेंट्स को मैं मिलाऊं, तो दिस ट्रीटमेंट दैट वी आर ऑफरिंग अवर पेशेंट्स वो लगभग पहले 10 से 15 लाख लोगों में सक्सेसफुली डिलीवर की गई है और उसके रिजल्ट सक्सेसफुल आए हुए हैं। जी इसीलिए मैं ये रेकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज नोन एज गाइडलाइन बेस्ड और जी। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। जी
if there is a treatment made by alternative medicine which is backed by evidence, which is backed by a robust evidence, then there is no harm in doing it. पर वहाँ से भी सुनने में मिलता है कि भाई ये सब जड़ी बूटी दिए थे और ये ठीक हो गए हैं। नहीं, so it और should बहुत be- टेस्टिमोनियल्स भी आते हैं। करेक्ट। सो सी कैसा होता है ना, दैट इज वेयर वी गो रॉन्ग। टेस्टिमोनियल्स या इंडिविजुअल अकाउंट्स आर नॉट एविडेंस। जी इट डज नॉट, इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ एविडेंस, आई विल से। बिल्कुल। जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एविडेंस क्या होता है, इट्स हमारे भाषा में थोड़ा साइंटिफिक होगा, ये इज नोन एज अ फेज 3 रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। ओके। उसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक ट्रीटमेंट मोडालिटी मैंने चेक करनी है, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अभी बुखार में, मैं एग्जांपल एकदम जी, सिंपल जी, ले रहा हूँ जी। कि कहीं समझ में आए। बुखार उतारने की एक दवा है, हम लोग को पता है कौन सी, पैरासिटामोल, जी। जो काम करती है। जी अभी मुझे एक कोई बेहतर दवाई निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा कि जो 100 पेशेंट्स को बुखार आ रहा है, तो 50 में मैं पैरासिटामोल यूज़ जी। करूँगा और 50 में मेरी नई दवाई यूज़ करूँगा। जी जी फिर दोनों का हेड ऑन कंपैरिजन होगा, ग्रुप्स होंगे, साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं ये देखे जाएंगे, किसके कम है किसके ज़्यादा है। Right. ये ना कि इसी बुखार के एपिसोड में ये होगा, अगर उनको फ्यूचर में भी बुखार आता है तो वही दवाई यूज़ होगी। सही है। ठीक है। और जब ये पूरा हम लोग स्टडी करेंगे और सभी एरियाज में मेरा नया दवाई जो है वो सक्सेसफुली या पैरासिटामोल से बेटर रिजल्ट दे रहा है, तभी मैं इसको गाइडलाइन में इंक्लूड करूँगा। समझ जी, गए ना? बिल्कुल। सो दैट इज द बेस्ट लेवल ऑफ एविडेंस विच इज स्टैंडर्ड ऑफ केयर के साथ आपने आपका नया या फिर जो भी है, एंड दिस इज इफ इट इज बेटर, इट इज जी। बेटर। ओके, एंड दिस इज लाइक उसमें एक स्टैटिस्टिकल पावरिंग बोलते हैं कि जितने नंबर्स आपने लिए हैं क्या उस कंडीशन को स्टडी करने के लिए एडिक्वेट है। राइट। सो कुछ ट्रायल्स में हमने देखा गया है कि 50,000 पेशेंट भी इनएडिक्वेट थे। अच्छा। So ओह। they had to power it for almost more than 1.5 lakh patients or something Okay, like that. okay, So that is a very tricky, or I will say very important way to base our decisions, and it's not just testimonials. ठीक है? जी बिल्कुल। So we can. ये और प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड ये चीजें हैं। Yes. So एकदम। see, if there is a way which is properly kind of evidence-based, scientifically proven, then there is no harm in doing it. But anything else is like experimenting with yourself without going into a proper direction, which kind of उसमें क्या होता है ना, आप जो एक विंडो पीरियड होती है जिसमें आपको सही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी पर वो नहीं मिली, आप उसी में जाया कर वो दिया आप आपने। वो वेस्ट हो जाती है। फिर यू आर द ओनली पर्सन हु इज स्ट्रैंडेड इज द पेशेंट। बिल्कुल। ठीक है। पेशेंट इज स्ट्रैंडेड, वन बाय टाइम, सेकेंड इज बाय फाइनेंशियल रिसोर्सेस। जी बिल्कुल। किसी के पास इनफाइनाइट फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है। बिल्कुल। किसी कोई भी, अगर हम लोग अभी बहुत सारे टीवी पर्सनालिटीज है, बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस है, हु हैव बीन काइंड ऑफ अफेक्टेड बाय दिस डिसीज एंड वी जी, नो देम। right. ठीक है। दे हैव बीन एबल टू ओवरकम इट, सही है। but that has always been at a cost, बिल्कुल। and that cost is time and money. बिल्कुल। And we are the normal people, common people. We don't have those kind of resources उतना that afford these ही नहीं people कर have. सकते हैं, बिल्कुल। So, and even they did not kind of go to all these, but they trusted the traditional science, बिल्कुल, right? जो बिल्कुल। अपना मतलब ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो हम लोग बोलते हैं, वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जी। जो हमने पढ़ाई की है, उसी में हमने देखे हैं कि जो बेहतर रिजल्ट्स आते हैं वो उससे आते हैं। डॉक्टर साहब, पेशेंट आ गया, डिटेक्ट भी हो गया है, बहुत क्रूशियल टाइम होता है किसी के लिए भी ये सुनना कि भाई हाँ कैंसर है, और फिर अब आपको इस तरह से इलाज करना है। वो फेज किस तरह से आप करते हैं और क्या कहते हैं लोगों को? करेक्ट। सो बेसिकली आई वुड से कि जब पहली बार मेरे पास कोई डायग्नोसिस करके आता है या फिर मैंने डायग्नोस किया है उस पेशेंट को, सही ट्रीटमेंट की तरफ जाना या उनको गाइड करना, वो सबसे क्रूशियल पीरियड है। ठीक है। बिकॉज वी आर रूल्ड बाय आवर प्री कंसीव्ड नोशंस। मतलब हमारे माइंड में एक अगर सेट चीज़ है तो उसको मूव करना या उससे कुछ अलग बताना बहुत मुश्किल होता है। जी। तो जैसे पुराने ज़माने में कीमोथेरेपी जो होती है, जो इट्स वन ऑफ द आई विल से द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट टिल डेट। सो उससे बहुत
डर होता था, और वो है, जी, मतलब आई जी। विल नॉट डिनाई द फैक्ट अब भी वो that बात होती it है। it is with some amount of side effects, जी बट बहुत सारे पेशेंट्स उस साइड इफेक्ट्स से डर के जी जी ट्रीटमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते, सही है। और फिर उनका जो डर होता है ना वो सच, मतलब द ट्रुथ, मतलब वो सच हो जाता है। सही। मतलब क्या होता है, सो मैं हमेशा मेरे पेशेंट को बोलता हूँ कि सी, ट्रीटमेंट रिलेटेड साइड इफेक्ट्स जो होंगे, अगर हुए भी, नाउ वी हैव वेरी गुड सपोर्टिव मेडिसिन्स टू प्रिवेंट ऑल साइड इफेक्ट्स। अभी मैं अगर 10 पेशेंट को कीमो दूं तो एक पेशेंट में ही साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे, 9 अच्छा। विल बी वेरी कंफर्टेबल। ओके ओके, बट ट्रीटमेंट रिलेटेड साइड इफेक्ट्स उस एक में भी अगर होंगे ना तो दे विल बी शॉर्ट लिव्ड। ओके वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन चलेंगे, ओके बट जब बीमारी तकलीफ देगी दैट विल बी परमानेंटली विथ यू। बिल्कुल फिर आप चाहते हुए भी आप बोले सर ये 1 करोड़ ले लो, मेरे को वापस उस स्टेज में लेके जाओ, नहीं possible। इट्स नॉट पॉसिबल, यू हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं और लोगों के लिए बहुत समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कीमो के जैसे आपने बात किया, अभी इतना एडवांस हो गया कि आप कह रहे हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स कम भी हो गए हैं और ना के बराबर भी हो जाते हैं, और कुछ ही 1-2 को ज़्यादा होते हैं। क्योंकि कुछ साल पहले मुझे याद है कि मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड थे, कीमो से परेशान हो गए थे और उनका क्या कहना था कि अब मैं नहीं जाऊँगा कीमो के लिए। करेक्ट, अनफॉर्चुनेटली उसके थोड़े टाइम के बाद ही उनकी डेथ भी हो गई, बट वो एक खौफ रहता है करेक्ट, कि आपने मुझे ये तो बोल दिया है, तो लोगों का अक्सर ये भी रहता है कि भाई मरना ही है तो मुझे, तो मैं तड़प तड़प के क्यों मरूं। सही। सो कैसा है ना कि एक ऐसी भी चीज़ है कि हम लोग जब सुनते हैं तो हमने सिर्फ नेगेटिव स्टोरी सुनी होती है, जी क्योंकि देखिए एक इंसान जो नॉर्मल है, डॉक्टर नहीं है, कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं है, जी। वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ टाइम में कितने कैंसर पेशेंट्स को जानेगा? बिल्कुल 2 या 3 मैक्सिमम, बिल्कुल, जो बिल्कुल। जैसे आपके दोस्त थे जी या कोई आपके पड़ोसी थे राइट या आपके कोई क्लोज रिलेटिव थे। बियॉन्ड दैट इट इज डिफिकल्ट। ट्रू ठीक ट्रू है। नाउ पॉजिटिव स्टोरीज कम आउट वेरी फ्यू इन द सोसाइटी, बिकॉज जैसे अगर समझो मुझे कल कैंसर हुआ, मैं ठीक हो गया, कौन चाहते हुए बोलेगा कि आई एम अ सर्वाइवर ऑफ कैंसर? जी ठीक है, वो अगेन देयर इज दिस सोशल ये एट प्ले, राइट? सो पॉजिटिव स्टोरीज बहुत कम हमने सुनी होती सही है, बात और है। इसीलिए हम लोग एक बोलते हैं ना इंफॉर्मेशन बायस। तो जी। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है दैट इज नॉट अ न्यूट्रल इंफॉर्मेशन, इट इज अ True। बायस्ड इंफॉर्मेशन। ट्रू ठीक है, सो हमने वो नेगेटिविटी जो सुनी है वो कुछ हद तक या कुछ केसेस में सही भी होगी, जी but that is not the complete picture. That is not the complete picture. So I have had so many patients. I'll just tell you one patient. She was a 21-year-old girl. She wanted to become a police officer. Unfortunately, was detected with an ovarian lesion, ओके and she was operated at a local hospital somewhere in Ratnagiri side. And उनके हिसाब से उन्होंने ठीक किया था सर्जरी, बट दैट वाज लाइक नॉट अप टू द मार्क एंड ऑल। बट देन केम एज अ सब्सिक्वेंट रिपोर्ट में उसमें ट्यूमर डिटेक्ट हुआ, सो हमने उसका फिर कंप्लीशन सर्जरी किया। शी टुक द कीमोथेरेपी, अच्छा हाँ, शी कंप्लीटेड 4 cycles. Then almost after 1.5-2 years she came, and she came in her police uniform. क्या It was so satisfying. True, very So true. so these are positive stories. बताइए। So this is like a wonderful. बिल्कुल So these stories don't come out. बिल्कुल And बिल्कुल। what saved her? What saved her? She took right treatment at the right time, सही बात and she was not afraid of the treatment. ठीक है? साइकोलॉजिकली यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। Correct, इस वजह से मैंने And कहा एक सुनते ही कहावत- साथ ये हो जाता है कि इनफैक्ट बायोप्सी का टेस्ट सुन के आधे लोग डर जाते हैं कि भाई टेस्ट हो गया है, कब रिजल्ट आएगा, Correct. क्या आएगा, और अगर कंफर्मेशन आ गया तो फिर तो जैसे मैंने कहा कि आधे खत्म हो जाते हैं। वो ओवरकम करना Overcome आपका वो बहुत क्रूशियल, जैसा आप बता रहे हो, वो फेज हो जाता है उनको कन्विंस Convince करवाना, करना, yes, ये yes. बहुत जरूरी हो जाता So, है। जैसे एक कहावत है, लोहा लोहे को काटता है, तो अगर बड़ी बीमारी है तो ट्रीटमेंट में थोड़ी कठिनाई होगी, जी बट बिल्कुल अनलेस वो कठिनाई आपने नहीं झेली तब तक रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक बिल्कुल है, सो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। और हमने क्या है ना, सबकॉन्शियसली आप बहुत सारे केसेस में नोटिस किया है, जो पॉजिटिव होते हैं, वो जो डिटरमाइंड होते हैं, जी मतलब unknowingly or knowingly their results are slightly better. Now, Right. we don't have scientific proof for that जी, but as आपको of दिखता now. है वो experience But से, obviously. we can feel it. बिल्कुल ठीक है, we can observe it. So
So I will urge all patients who are detected with cancer, be positive, be determined that you will be able to overcome the side effects or the difficulties in treatment, and the disease can be defeated if you are under a right caregiver's hand, you are getting the proper treatment at the right time and you follow all the instructions. आप अच्छे से उनके जो instructions है वो follow करो तो result भी अच्छा आएगा. Have that hope. And I think that is very important. बिल्कुल, ये पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं तो डॉक्टर साहब फिर एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होता है? ये जो हम बात कर रहे हैं कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये सब सुनाई देता है, बट एक्चुअली क्या करते हैं आप लोग? सो देखिए कैसा होता है कि हम लोग अगर बोले कैंसर ट्रीटमेंट एक स्टूल जैसा है, ट्राइपॉड बोलते हैं, तो ट्राइपॉड के जो 3 पैर हैं, तो एक होता है सर्जरी, एक होता है रेडिएशन और एक होता है कीमोथेरेपी. ठीक है. तो जैसे हमने पता है कि जैसे गांठ है, अगर अर्ली स्टेज में है तो सर्जरी, जैसे ब्रेस्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ. सो ब्रेस्ट में सर्जरी करके उसको निकाल दो, फिर वो गांठ जाएगी चेकिंग के लिए. चेकिंग में उसमें हाई रिस्क फीचर्स है नहीं है ये हम लोग डिटेक्ट करेंगे. उसके बेसिस डिसीजन होगा कि कीमोथेरेपी लेनी है कि नहीं लेनी. फिर अगर द पेशेंट रिक्वायर्स कीमोथेरेपी, फिर कीमोथेरेपी होगी. फिर इफ शी रिक्वायर्स रेडिएशन थेरेपी तो रेडिएशन थेरेपी. सो ऑल दीज ट्रीटमेंट्स आर लाइक अ टीम. ठीक है. सो जो जिसको रिक्वायर्ड है उसको वो सही समय पे मिलना. सो दैट इज व्हाट वी डू. So as a medical oncologist, as our team of oncologists, we try to kind of determine this algorithm. हम लोग ये एक फ्लो चार्ट बनाते हैं कि किसको क्या जरूरत है. ठीक है. एंड दिस इज बैक्ड बाय आवर एविडेंस. हमारी जो टीचिंग्स है या गाइडलाइंस है उससे ये हमारे डिसीजंस इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. अभी जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ते गया तो मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ कैंसर, तो जैसे कीमोथेरेपी ये पहले एक ही हथियार हमारे पास था, तो ये इवॉल्व होते गया. ठीक है. तो अभी आपने सुना होगा टारगेट थेरेपी, आपने सुना होगा इम्यूनोथेरेपी. तो ये नए नए थेरेपीज हमारे पास आ गए. ठीक है. सो जिससे अभी मैं आपका इंट्रोडक्शन दे रहा था तो उसमें भी ये टर्म्स आए थे. सो व्हाट एग्जैक्टली इज इट? तो कीमोथेरेपी का हम लोग एक मैकेनिज्म पहले समझते हैं तो आगे का अपने को इजी जाएगा. सो कीमोथेरेपी बॉडी में जो भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय करती है. अच्छा. अगर आप एक ग्राफ बनाओ कि सबसे रैपिडली डिवाइडिंग सेल कौन सा है तो मोस्टली कैंसर सेल ही रहेगा. बहुत फास्ट ग्रो होता है, अपने को पता है कि गांठ बढ़ती है, फैलती है, तो उसको रैपिड डिवीजन करना पड़ता है. मतलब इट डज. सो कीमोथेरेपी का बेसिक फंडा है कि इट एक्ट्स ऑन द रैपिडली डिवाइडिंग सेल. उसके साइड इफेक्ट्स क्यों होते हैं? बिकॉज बॉडी में भी नॉर्मल सेल्स है जो रैपिडली डिवाइड करते हैं. तो जैसे आपके ब्लड के सेल्स है, आपके बाल है, डेली ग्रोथ हो रहा है, आपके नेल्स है डेली बढ़ रहे हैं, आपके जीआई सिस्टम के सेल्स है जो कभी डैमेज होता है तो इमीडिएटली रिपेयर हो जाते हैं. तो इन सब ऑर्गन्स में अपने को कीमोथेरेपी के इफेक्ट दिखेंगे. सो दैट इज व्हाई हेयर फॉल, ओरल अल्सर्स, डायरिया, ठीक है, WBCs और वाइट ब्लड सेल्स गोइंग डाउन आर सम ऑफ द कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी. बट नाउ जैसे जैसे हमारा सपोर्टिव केयर का रिसर्च बढ़ते गया तो अभी हमारे पास इंजेक्शंस है जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि WBCs फॉल होने वाले हैं, तो हम लोग इंजेक्शंस दे देंगे तो कहते हैं वो फॉल ना आए. ठीक है. सो नाउ वी हैव वेज टू कंट्रोल दिस साइड इफेक्ट बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड. हमने समझ लिया है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. अभी मूव करते हैं टारगेट थेरेपी की ओर. ठीक है. सो टारगेट थेरेपी मतलब जो मैंने आपको बोला कि डीएनए लेवल में हम लोग ढूंढ रहे हैं कि किस वजह से ये सेल्स का कंट्रोल लॉस हुआ है, वो उसका अनियंत्रित बढ़त क्यों हो रही है. तो उस पर्टिकुलर डिफेक्ट पे अगर मैं कोई एक दवाई दे दूं और वो डिफेक्ट एक तो करेक्ट हो गया या फिर उसके वजह से जो सेल्स का ग्रोथ है वो स्टॉप हो गया, तो दिस इज नोन एज टारगेटेड थेरेपी. तो अभी ये डिफेक्ट किस में है? नॉर्मल सेल्स में नहीं है, नॉर्मल सेल्स में नहीं है, सिर्फ कैंसर सेल्स में. तो मैंने क्या किया, मैंने सर्जिकल स्ट्राइक किया उसके ऊपर. सो दिस इज टारगेटेड थेरेपी. सो वेयर वी आइडेंटिफाई सर्टेन म्यूटेशंस, इसमें डीएनए में बदलाव जो आए हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे अगर एग्जांपल दूं तो लंग कैंसर, तो लंग कैंसर में एक म्यूटेशन या डीएनए में बदलाव होता है जिसको बोलते हैं EGFR म्यूटेशन. तो अगर स्टेज 4 में भी ट्यूमर है तो पेशेंट को कीमो की जरूरत नहीं है, उसी एक गोली की जरूरत है, टारगेटेड थेरेपी, ओनली 1 टैबलेट पर डे. अच्छा. एंड दैट एंटायर थिंग कैन बी कंट्रोल्ड टू मेनी इयर्स. सो दैट इज नोन एज टारगेटेड थेरेपी. अभी इम्यूनोथेरेपी, ये भी इम्यूनोथेरेपी में बहुत मन में शंका होती है, सर ये क्या होती है? बिकॉज इम्यूनोथेरेपी ये बहुत सारे
अलग अलग थेरेपीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है एंड मेनी पेशेंट्स माइट बी मिसगाइडेड बाय इट। जी। सो इम्यूनोथेरेपी ये इम्यूनिटी से रिलेटेड नहीं है, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाते हैं वगैरह ऐसा नहीं है। हाँ, because the नाम से की ऐसा वजह लगने से। लगता है। हाँ। तो इम्यूनोथेरेपी का मतलब है ये एक पर्टिकुलर मेडिसिन्स है जो अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को कैंसर को फाइट करने के लिए गाइड करते हैं। अच्छा। तो ये समझना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है बट आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। जैसे हमारे बॉडी में कैंसर नहीं है, ओके। बराबर, बट क्या वो कैंसर बनने की प्रोसेस शुरू है? तो हाँ, शुरू है, ठीक है। बट अभी मेरे बॉडी में कैपेसिटी है कि मैं उसको रिपेयर करूँ। ओके। और ये हमेशा हमारे इसमें होते रहते हैं। सो दिस इज अ बैलेंस। जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तब क्या होता है कि गांठ बन जाती है एंड बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि ये एबनॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय करना है। Okay. वो क्या समझती है कि ये नॉर्मल या फिर ये अपने खुद के बॉडी का सेल है तो मैं इसको अटैक नहीं करूंगा। Okay. माय इम्यून सिस्टम विल नॉट अटैक इट। ठीक है। एंड व्हेन दिस हैपेंस, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैंसर ने अपने आप को शील्ड कर दिया, इम्यून शील्डिंग बोलते हैं उसको। अच्छा। ठीक है। सो जो पहले का टर्म था उसको बोलते हैं इम्यून सर्वेलेंस, मतलब इट्स ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड नाउ द कैंसर सेल्स हैव बिकम सो क्लेवर कि वो इम्यून सिस्टम को चकमा दे रहे हैं। ओके। तो अगर मेरे पास कोई मेडिसिन है जो पहले का जो मेरा आइडेंटिफिकेशन या वो जो प्रोसेस है इसको रीएस्टैब्लिश कर सके, तो उस थेरेपी को मैं बोलूँगा इम्यूनोथेरेपी फॉर कैंसर। ओके, समझ गए? सो वो थेरेपी एक सिंपल हम लोग बोले तो अगर ये कैंसर सेल है इसके ऊपर एक फ्लैग लगा देगी, एक टैग लगा देगी, तो मेरी इम्यून सेल आके उसको पहचान जाएगी कि ये दिस इज द डिफेक्टिव सेल, आई विल अटैक इट। ओके। तो ये इनडायरेक्टली अपने इम्यून सिस्टम के थ्रू इसको अटैक कर रहा है। यही एडवांटेजेस है मेडिकल साइंस का जो हो रहा है फायदा। एक और इसमें भी पूछना चाहूँगा प्रोफेसर कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इनमें क्या फ़र्क हो जाता है और किसको क्या देना चाहिए? क्या एज फैक्टर से भी फ़र्क पड़ता है उसमें? यस यस। सो दो फैक्टर्स होते हैं, एक डिसीज रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। डिसीज रिलेटेड फैक्टर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड पेशेंट रिलेटेड आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो जैसे अगर ब्रेस्ट कैंसर का मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो एक 2 सेंटीमीटर की गांठ 30 साल के लेडी में अगर हो रही है तो आई वुड प्रोबेबली गो एग्रेसिव ऑन द ट्रीटमेंट, which will involve surgery, chemotherapy and radiation, if required target therapy also. Okay. But if the same disease is in an 80-year-old lady, I will probably only do surgery and give her some tablets known as hormonal therapy. Okay. ठीक है. So this is where we changed our decision depending upon patient's characteristics. Okay. ठीक है. क्योंकि इस पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल या 5 साल तक हमको सपोर्ट करना है। बट दिस 30-year-old लेडी विल रिक्वायर डिसीज फ्री पीरियड फॉर द नेक्स्ट 60 to 70 years. सही बात। सो वी वांट टू टैकल इट वेरी इफेक्टिवली। ओके। सो ये हो गया पेशेंट रिलेटेड एग्जांपल। अभी बेसिक जो आपका सवाल था कि रेडिएशन और कीमो में क्या फर्क होता है, सर्जरी तो हमको पता है, ऑपरेशन होता है जी। तो कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी इज अ डोमेन या फिर इट्स अ पार्ट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, मतलब मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ कैंसर जी, मतलब दवाई से कैंसर का मैनेजमेंट जी। रेडिएशन थेरेपी पे अगर मैं जाऊँ तो वो क्या होता है, हम सब ने एक एक्सरे निकाला है कभी भी अपने बॉडी लाइफ में, तो एक्सरे में क्या होता है कि एक बीम आती है एक्सरे की जो बॉडी से पास होती है और उस पर एक फोटो निकल जाती है, करेक्ट। अभी इसी बीम को मैंने लेजर लाइट जैसा कंप्रेस कर दिया, ओके, तो इट इज अ वेरी फोकस्ड बीम जी, which passes through a very narrow part of the body, right, and I increase the energy of this beam. अच्छा. So now this beam has the capacity to destroy or kill the unstable cells through which it passes. Okay. Not the stable cells. Okay. So unstable cells usually are cancer cells. I am very simplifying it, but very so for easy grasping. तो जब ये एक्सरेज का एक हाई एनर्जी बीम एक पर्टिकुलर एरिया से हम लोग छोड़ते हैं और वहाँ पे हम लोग को सस्पेक्टेड अनस्टेबल सेल्स यानी कैंसर सेल्स है, सो इट विल डैमेज ओनली द अनस्टेबल सेल्स एंड मिनिमम डैमेज टू द नॉर्मल सेल्स, दैट इज नोन एज रेडिएशन थेरेपी। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि कीमो देना है या रेडिएशन देना है? सो अगेन इट्स या कॉम्बिनेशन भी होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द डिसीज, the patient characteristics and what the guidelines are recommending जी। So the doctor is the best judge for that. Absolutely. So एक ही प्रकार की बीमारी
पेशेंट के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट भी हो सकती है। जी। मतलब सम पार्ट में भी सम ग्रुप माइट, जैसे मैंने बोला था यंग पेशेंट है तो उसमें तीनों मोडालिटीज लगेंगे। जी। ओल्डर पेशेंट है तो हम लोग एक मोडालिटी स्किप करेंगे, मे बी समथिंग लाइक दैट। सो व्हाट बेसिक उसमें लॉजिक या फंडा क्या है, एट मिनिमम रिस्क वी वांट टू हैव द मैक्सिमम बेनिफिट एट द आउटकम। बिल्कुल। सो पेशेंट को कम तकलीफ में जितना हम लोग बेहतर रिजल्ट दे पाए, ये हमारा एम या मोटिव रहता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसमें जब हम बात कर रहे हैं कि इलाज भी आज जैसे बता रहे हैं कि पहले के मरीजों तो बहुत इजी हो गया, साइड इफ़ेक्ट्स कम हो गए, सब हो गए, बट फिर थोड़ा सा इसमें ये बात कर रहे हैं कि जैसे भी आपने कहा कि 21 साल की वो लेडी थी, पहले ऐसा लगता था कि सिर्फ उम्र वालों को कैंसर होता है। आज हम बहुत यंग लोगों को भी देख रहे हैं, बहुत टाइप के कैंसर हो रहा है। प्लस जो मैंने शुरुआत में भी कहा, जो लाइफस्टाइल्स हैं, स्मोकिंग, मतलब ये हमेशा ट्रेडिशनली यही बात होता था कि भाई पीते हो, स्मोक करते हो, इन लोगों को होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है। तो वो कितना परसेंटेज आपको लगता है, वो कितना कॉज होता है उसका, और जो लोग ये नहीं भी कर रहे हैं उनको भी होता है? करेक्ट। तो ये किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? जैसे हमने देखिए कैसा है कि अगर अभी भी हम लोग, जैसे हमने देखा था कि भारत में कितने लोग, कौन सा कैंसर नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, तो अभी भी जो हम लोग बोले तो 70% ऑफ कैंसर्स विच कैन बी प्रिवेंटेड, जी जी, उसमें टोबैको रिलेटेड कैंसर्स आर द टॉप मोस्ट। राइट, ओके। मतलब जो लंग कैंसर आप बता रहे थे, नंबर लंग कैंसर एंड ओरल कैविटी। सो ये जैसे अगर आप टोबैको से रिलेटेड चीज़ें, मतलब जो धूम्रपान है, तंबाकू सेवन है, मावा सेवन जो भी है, उसको आप अवॉइड करो। अलग अलग नाम दे दिए हमने। हाँ, उसको आप अगर अवॉइड करो तो 70% तो आपका कैंसर डेवलप होने का चांस कम हो जाए। अच्छा, समझ गए? दैट इज ह्यूज। यस, सो if you have say a preventable group of cancers, 70% of these preventable cancers will be because of tobacco. Okay. हमको हमेशा लगता है कि तंबाकू सेवन से सिर्फ जबड़े या फेफड़े का कैंसर होता है, तो ऐसी गलत बात है। Okay. So tobacco and smoking can lead to oral cavity cancer, मतलब मुंह का कर्करोग, जी, फेफड़ों का कर्करोग, GI मतलब अन्न नली का कर्करोग, पेट का कैंसर, अतड़ों का कैंसर, इवन प्रोस्टेट का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर, ब्लड का कैंसर, ये सब टोबैको की वजह से हो सकता है। तंबाकू की वजह से। यस। सो आप जब तंबाकू को एलिमिनेट कर देते हो आपके लाइफ से, तो आप इन सब कैंसर से बच रहे हो। ओके, ठीक है, एटलीस्ट 1 फैक्टर यू आर रिड्यूसिंग। बहुत बड़ा फैक्टर हो जा रहा है। 70% आप बोल रहे हैं तो एब्सोल्युटली। अभी कैंसर ये बीमारी है, ये यूनिफैक्टोरियल नहीं होती। मतलब यूनिफैक्टोरियल मतलब क्या, कि जैसे कोविड का इन्फेक्शन कोविड के वायरस से हुआ, तो ये हो गया यूनिफैक्टोरियल एसोसिएशन। सिंगल फैक्टर इज द कॉजेटिव एजेंट। दिस इज मल्टीफैक्टोरियल, मतलब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनका इंटरप्ले चलता रहता है। सो जिसमें आपका लाइफस्टाइल आ गया, आपका वजन या ओबेसिटी आ गया, आपका फिजिकल एक्सर्शन कितना है, आपका फिजिकल एक्टिविटी कितना है। सो एक स्टडी मैंने पढ़ा था, यूरोपियन कंट्री में था, उन्होंने बोला था कि अगर आप 6 घंटे एक ही जगह पे कंटिन्यूसली बैठे रहो तो यू आर एट अ सिमिलर रिस्क लाइक स्मोकिंग 1 सिगरेट टू डेवलप कैंसर। ठीक है, सो सिडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं हम लोग। सो फिजिकल एक्सर्शन इज इम्पॉर्टेंट, आप एक्सरसाइज करते रहो। ठीक है, आपका डाइट कैसा है, अगर आप प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो जैसे जो प्रोसेस्ड मीट होता है ना, सो दैट हैज़ बीन लेबल्ड बाय WHO एज अ ग्रेड 3 और ग्रेड 4 कैर्सिनोजन। अच्छा, जो पैटीज प्रोसेस्ड मीट आता है, बड़े शौक से खाते में आता है, नॉर्मल वाला नहीं, प्रोसेस करके आया है, तो दैट इज एक्चुअली क्लासिफाइड एज कार्सिनोजन। ओके। अगर आप रिफाइंड शुगर्स ज़्यादा ले रहे हो, ओके, एक्सेस, सो कैलोरी एक्सेस कैन लीड टू ओबेसिटी, एंड ओबेसिटी इज वन ऑफ द मेन कॉजेस ऑफ कैंसर। और हम लोग बोलते हैं कि क्यों बढ़ रहा है जी, तो इंडिया में ओबेसिटी का एपिडेमिक तो है ही, बिल्कुल है, तो इसीलिए कैंसर का प्रमाण भी बढ़ रहा है। सिर्फ कैंसर का जो कॉजेशन होता है वो स्लो होता है। ओके। जैसे अगर आप का डेली शुगर इनटेक धीरे धीरे, जैसे पॉपुलेशन का हम लोग कंसिडर करें जी, तो अगर हमारे दादा दादी दिन में या मंथ में 100 ग्राम शुगर खा रहे थे, मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, इट्स नॉट, इट्स जस्ट फॉर इजी एक्सप्लेनेशन, तो हम लोग अभी मंथ में 500 ग्राम शुगर खा रहे हैं। समझ गए? एंड दैट इज डायरेक्टली बीइंग प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ कैंसर्स दैट वी आर हैविंग। सो
कैलोरी एक्सेस, उनके जितने परिश्रम हम लोग नहीं करते, जी बिल्कुल, बट हम लोग ये कैलोरीज खा रहे हैं, तो ये कैलोरीज तो डाइट मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है, डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका लाइफस्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, स्लीप इज इम्पोर्टेंट। सो देयर आर स्टडीज व्हिच हैव शोन दैट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप रिड्यूसेस योर स्ट्रेस, ठीक है, एंड स्ट्रेस इन टर्न रिड्यूसेस अ हार्मोन नोन एज cortisol, ओके, and that is also kind of correlated with certain types of cancers. So all these lifestyle changes, अभी बाकी फिर प्लास्टिक यूज हो गया, पोल्यूशन हो गया, ये तो अलग एक कैटेगरी है ऑफ कार्सिनोजेंस। सो हम लोग बोलते हैं कि अभी ये बढ़ रहा है बीमारी, एंड इट इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज इट इज मल्टीफैक्टोरियल, ठीक है। तो अभी आप जैसे कह रहे हैं डाइट इतना क्रूशियल है, मतलब टोबैको को तो आपने क्लियर कर दिया कि जो अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई हम सिर्फ लेने वालों को नहीं बाकी लोगों को भी होता है, तो भाई 70% तो आपका हो रहा है विच इज़ रियली डेंजरस। और डाइट का जो बोल रहे हैं, अब डाइट मैं स्मोक नहीं कर रहा हूँ, मैं ड्रिंक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा डाइट जो है तो जैसे आप बोल रहे हैं पैटीज वेटीज जो हम प्रोसेस लेते हैं बड़े बड़े अच्छे पैकेट्स के सब लेते हैं, वी आर लाइक हम तो बहुत अच्छी चीज़ ले रहे हैं, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि डाइट क्या आप करें, क्योंकि ये सब चीज़ें तो कॉमन ही हो रही है। देखिए कैसा है ना, जो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट है जी, जैसे फ्रेशली कुक्ड आप चपाती सब्जी दाल चावल नॉनवेज भी जो है जी, तो ऑल दिस इज वेरी हेल्दी, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि बैलेंस्ड होना चाहिए जी, ठीक है, नथिंग इन एक्सेस, हाँ, मॉडरेशन में मॉडरेशन में खाना है। सो मैं बहुत सारे मेरे पेशेंट्स को ये भी बोलता हूँ कि एक जो पेट भर के खाने की जो आदत होती है ना, सो ट्राई टू अवॉइड दैट। आपको अगर कोई बैठ बोले कि भाई आधे घंटे के बाद कंपलसरी आपको ये कुछ खत्म करना है, तो आप में उतनी जगह होनी चाहिए। जी जी, हाँ, वो एक थोड़ा बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपके 70% या 60% कैपेसिटी पे आप रुक जाओ, राइट। आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखोगे आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा, वेट भी कंट्रोल में रहेगा, एंड इन जनरल यू विल बी मोर एक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज़ों को तो आपको ध्यान रखना ही है। डॉक्टर साहब, ओवरऑल जो आप सिनारियो देख रहे हैं इंडिया में, उसके हिसाब से आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे लोगों को? ओके, सो बेसिकली कैसा है कि दिस डिसीज़, अभी WHO का प्रेडिक्शन ऐसा है कि डायबिटीज़, बीपी और हार्ट की तकलीफ, ये अभी तक के नंबर 1 कॉजेज थे जी। 2030 तक इनको तीनों को ओवरटेक करके कैंसर जाएगा, ऐसी बात है। तो हमको कैंसर के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हम लोग बटोर सकते हैं, जितना अवेयरनेस हम लोग हासिल कर सकते हैं, वो हमको करना है। बट मैं ये भी कहूँगा कि ये हमको सही सोर्सेस या सही पोर्टल्स ऑफ इंफॉर्मेशन से लेना है। तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट के वेबसाइट्स होते हैं, जैसे US गवर्नमेंट का CDC करके वेबसाइट है, NHS करके वेबसाइट है, या फिर जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ होती है, हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे MD एंडरसन हो गया, मेयो हो गया, अपने इंडियन टाटा हॉस्पिटल की वेबसाइट है, इनमें सही इन्फॉर्मेशन दी होती है। आप उसी इन्फॉर्मेशन को ट्रस्ट करिए, ना कि कोई रील या फिर कोई व्हाट्सएप स्टोरी या फिर व्हाट्सएप मैसेज को बिल्कुल ट्रस्ट मत करिए। मिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेयरनेस, अवेयरनेस इज द राइट इन्फॉर्मेशन। भले आपको कम पता हो पर सही पता होना चाहिए, ठीक है। सो एक है खुद को अवेयर करो, सेकेंड अर्ली डिटेक्शन इज द की। सो आपको खुद को एक बार अवेयर करके, या वो एक कांस्टेंट पैरेलल प्रोसेस होती है, यू रीड कीप ऑन रीडिंग, रेफरिंग इंफॉर्मेशन, गेटिंग इंफॉर्मेशन, बट खुद को हमेशा हेल्थ में प्रायोरिटाइज करो। बिल्कुल, बिकॉज इंडियन माइंडसेट में हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मूवीज़ देखना प्रायोरिटी हो जाती है, वहाँ पे पैसे खर्च हो जाते हैं, कहीं पे बाहर लंच डिनर के लिए जाओ वो प्रायोरिटी हो जाती है, बट एक हेल्थ चेकअप साल में एक बार आप करो, तो दैट इज नेवर अ प्रायोरिटी। दैट माइंडसेट हैज टू चेंज। और सब क्लियर निकल जाता है तो बोलते हैं कि अरे क्या वेस्ट हो। बिल्कुल, सो वो वेस्ट नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट की तरह सोचो, वो पैसे आपने आपके हेल्थ के लिए इन्वेस्ट कर दिए हैं, ठीक है, तो वो वेस्ट नहीं है। डॉक्टर साहब, पैसे की बात आप कर रहे हैं, तो जब कैंसर सुनते हैं तो डर तो लगता ही है, कि आपने बहुत अच्छे से बताया कि डरने की बात नहीं है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है, लेकिन कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। सो कैंसर एक बीमारी है जिसमें ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय तक चलती है, और ना सिर्फ पेशेंट सफ़र होता है बट पेशेंट, उनकी फैमिलीज, और उसमें हम लोग बोलते हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट इज़ नॉट जस्ट द डॉक्टर एंड द पेशेंट, जी बिल्कुल, दे हैव टू हैव सोशल सपोर्ट,
that is the family should back the patient बिल्कुल and they should have financial support. So बिल्कुल। they should have funds also which should be जी। adequate for treatment. तो इसमें मैं कहूँगा कि एक health insurance आपका होना बहुत ज़रूरी है, सही ठीक बात है। है। So our government is also doing very good to provide basic level of जी। insurance to most of the patients or most of the individuals. But always in this period where आपका treatment या medical expenses बढ़ रहे हैं, always try to have जो भी आपको possible है एक health insurance रहना चाहिए, which helps, जी ठीक है। बिल्कुल That is also a kind of investment towards your health. Second thing, I will also say that there are a good number of NGOs and supportive organizations which help patients. जी ठीक है, तो अगर आप जेन्युइन हैं तो आप मेरे जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क करें। हमको पता होता है कि कहाँ पे हम आपको डायरेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। टू गेट हेल्प फॉर योर ट्रीटमेंट, टू गेट सम सपोर्ट. So that does play an important role. There are बिल्कुल। social groups also जी। which kind of help patients. जैसे hair loss is a main, तो जी hair rehabilitation करके उनका ये होता है Okay। कि जहाँ पे wigs होते हैं जो Right। पेशेंट्स परचेज भी कर सकते हैं, Okay। वो रेंट आउट भी कर सकते हैं, अच्छा। which are properly sterilized and all. Okay। So that they can kind of tide हाँ, over that बिल्कुल। stigma of hair बिल्कुल। loss. So there are a lot many organizations which we can guide you to, ठीक है, so that this journey of cancer treatment is much more easier. It's definitely not a rosy path. आप बिल्कुल। में difficulties, hurdles आएंगे, but together we can. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल together we बिल्कुल। can overcome. बहुत सही बात कही। और डॉक्टर साहब एक और जो इम्पोर्टेंट बात अभी आपने कही है कि पेशेंट जिसको कैंसर तो हुआ ही है लेकिन उसके साथ में पूरी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। Correct। तो आप ऑब्वियसली पेशेंट को तो काउंसिल करते हैं, समझाते हैं, फैमिली से क्या कहेंगे? सो फैमिली से मैं ये कहूँगा कि सी नॉर्मली जैसे हमारा इंडियन सिस्टम इज़ अ वेरी क्लोज नेट सिस्टम, जी। ठीक है। बहुत हमने कम देखा है कि फैमिलीज एक्चुअली ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते। जी 9 out of 10 या मैं बोलूँगा 99.9% ऑफ द पेशेंट्स हैव गुड फैमिली सपोर्टिंग देम, जी ठीक है। जी बात जब आती है तभी जब फाइनेंशियल स्ट्रेन है, बिल्कुल जब आपका सोल अर्निंग ब्रेड विनर जो है उसी को बीमारी हो गई जी, है, जी। देन देर आर लेस और देन देर इज़ एक्चुअली डिफ़िकल्टी टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट. बट जैसे मैंने बोला कि देर आर ट्रस्ट्स विच हेल्प अस, सो वी हैव बीन फॉर्चुनेट टू काइंड ऑफ बी इन टच विद दीज पीपल who do help provide partial help to financially relieve some stress of these patients. So we can help them in some ways or the other. We can. जी, बिल्कुल। So but as per Indian value system, the families do support. This is जी। something that I have seen, Right। and they support till the very end. And that is something I really appreciate because of our value system. जी We are able to kind of at least have that social structure. नहीं तो वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या है ना कि वो 18 साल में ही on फैमिली से your अलग हो own. जाते हैं, यू आर बिल्कुल। ऑन योर ओन एंड देयर दैट सफरिंग इज मच मोर. बिल्कुल। और ऐसे में फैमिली सपोर्ट बहुत क्रूशियल हो करेक्ट जाता है। करेक्ट एंड वो बिल्कुल। होना ही चाहिए. एंड बिकॉज केयर गिवर हम लोग हैं बट केयर टेकर फैमिली मेम्बर है. बिल्कुल ऐसा है. बिल्कुल। एंड फाइनली पेशेंट्स के लिए डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसे आपने कहा कि हेयर फॉल हो जाते हैं, अक्सर मालूम पड़ता है कीमो के बाद दुबले हो गए हैं, बहुत अलग दिख रहे हैं, तो कुछ लोग एकदम कहते हैं ना कि एकदम छुप जाते हैं, सामने नहीं आना चाहते हैं, लोगों से नहीं मिलते हैं, तो एक शेल में चले जाते हैं. तो फाइनल आप क्योंकि आप पॉजिटिव बातें पूरी करते हैं, तो फाइनली ऑन अ पॉजिटिव नोट आप Yes, हमारे so- पेशेंट्स जो है उनको क्या कहेंगे? आई वुड से एक ही लाइन, कैंसर इज जस्ट अ वर्ड, इट्स नॉट अ सेंटेंस विद अ फुल स्टॉप. ब्यूटीफुल. करेक्ट. सो कैंसर इज जस्ट अ वर्ड, ठीक है. उसमें आपको ज़्यादा ड्वेल नहीं करना है, आपको पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है, ठीक है. सो इट्स जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ, जी। यू विल ओवरकम दैट फेज. बिल्कुल. एंड आई विल से इफ़ यू आर गाइडेड प्रॉपरली एंड if it is detected early enough, जी we can ensure that 8 out of 10 patients can be cured. बिल्कुल. ठीक है. There would be 2 patients always who might have difficulty, जी। where we focus more on control and maintenance of quality of life. But there are many stories which are untold. बिल्कुल. So you always try to motivate yourself as patients and try to be that positive story which can help
others get a positive inspiration. बिल्कुल So I will end on that note. बिल्कुल। डॉक्टर पुष्पक चिरमडे एमजीएम हॉस्पिटल से, मुझे आज तक मैंने तो किसी को कैंसर को इस तरह से एक्सप्लेन करते हुए नहीं देखा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतने डिटेल में और बहुत आसान सरल लैंग्वेज में सबको समझाने के लिए और एक बहुत पॉजिटिव मैसेज देने के लिए। बहुत क्रूशियल बात डॉक्टर साहब ने कही है। सबसे पहले जैसे वो कह रहे हैं कि अर्ली डिटेक्शन, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, कुछ गलत ना आ जाए। जैसे उन्होंने कहा 4 हफ्ते के बाद कुछ लग रहा है करा लीजिए, नहीं होगा बट करा लीजिए। एंड फिर यहाँ वहाँ ज़बरदस्ती के इलाजों में मत फंसिए, जो प्रूवन है उनके पास जाइए, उनसे समझिए कि क्या करना है नहीं करना है। हाँ, जैसे हमने कहा कि कॉस्ट फैक्टर एक बहुत बड़ी बात हो जाती है इंडिया में। बहुत प्रैक्टिकल बात है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, बट उसके भी आज बहुत ऑप्शंस है। गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स हैं। आप जैसा उन्होंने कहा अगर मेडिकल इंश्योरेंस पहले से ले सकते हैं वो लेके रहिए, वो भी नहीं है तो फिर ऐसे डॉक्टर्स से संपर्क कीजिए जो आपको एनजीओ से, बाकी लोगों से कुछ कनेक्ट करा दे और आपकी मदद हो जाए। सिर्फ पैसे की वजह से आप इलाज से मत बचिए। ऑप्शंस हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आपका फ्री इलाज हो सकता है। टाटा मेमोरियल तो है ही, मैंने एमजीएम हॉस्पिटल में भी देखा है कि बहुत लोगों की मदद की गई है। तो आप जाइए, कोशिश कीजिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि पॉजिटिव माइंडसेट। आप अगर पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तभी इलाज हो सकता है। एंड ऑफकोर्स लाइफस्टाइल, आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, हर बीमारी का मैं जब देखता हूँ रूट कॉज वही हो जाता है। लाइफस्टाइल चेंजेस की बहुत ज़रूरत है। टोबैको, हम जानते हैं, हमको गुस्सा भी आता है जब मूवी देखने की शुरुआत में टोबैको के एड्स आते हैं, लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस 70% जैसे आपने बताया उससे हो रहे हैं। और एक लास्ट में जो बहुत ही पॉजिटिव बात उन्होंने कही है कि 10 में से 2 केसेस सीरियस हो सकते हैं, बाकी ट्रीट हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसे तो कई बीमारियां हैं जिसमें इतनी फर्टिलिटी होती है। तो हम सब मिलकर, और ऐसे अगर डॉक्टर्स रहें तो हम सब मिलकर इस बीमारी से लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। बहुत ही प्यारी बात उन्होंने कही कि ये वर्ड और सेंटेंस की जो बात करें कि इट्स नॉट अ फुल स्टॉप, ये सिर्फ एक वर्ड है, कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें पूर्ण विराम हो। कैंसर इज क्योरेबल, ये हम सबको समझना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर एक बार। और इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।